राजनीति भी हुई, लेकिन क्या वाकई में अरावली में अवैध खनन रुक रहा है? ये तस्वीरें हकीकत बयां कर रही हैं, सच दिखा रही हैं। इसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस डिबेट में हमारी संवाददाता जयपुर से सपना शर्मा जुड़ेंगी। बीजेपी की तरफ से सूरज सोनी इस डिबेट में बीजेपी को रिप्रेजेंट करेंगे और कांग्रेस को डॉक्टर राहुल यादव रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं आपको बता दें, प्रियंका राणा सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ में प्रोफेसर वीडी त्रिपाठी पर्यावरण वैज्ञानिक भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। तो शुरुआत सपना मैं आपसे ही करूंगा, क्योंकि आपकी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट थी और काफी खतरनाक इलाके की में जाकर आपने बड़ी बहादुरी से इस रिपोर्ट को दर्ज किया है। तो जरा दर्शकों को बताएं आपने वहां पे क्या देखा, क्योंकि तस्वीरें तो सच बयान कर चुकी हैं कि अरावली को बचाने के लिए आंदोलन चलेंगे, दावे किए जाएंगे, वादे किए जाएंगे, कानून बनाए जाएंगे, लेकिन अरावली में अवैध खनन रुकेगा नहीं। क्या देखा आपने वहां पे, क्या हो रहा है वहां पे अभी? देखिए, बिल्कुल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है। ये राजस्थान से महज तक करीब 12 किलोमीटर दूरी का ये दृश्य है जो हमने कैमरे में रिकॉर्ड किया। जब मैं इसको करने गई तो बिल्कुल उजाले में इसको कवर करने गई, 6 लोगों ने मुझे रोका और एक ही तरह का सवाल मैं करना चाहता हूँ। एक ही सवाल, क्यों आई है मैडम, क्या रिकॉर्ड करके ले जा रही हैं, क्यों रिकॉर्ड करके ले जा रही हैं, दिखाइए गाड़ी में क्या है। मुझे कैमरा छुपाना पड़ा, मुझे मेरा बूम आईडी छुपाना पड़ा उस समय, और हम इंसान हैं, हमको डर लगता है। मैं बस इतना सा सवाल बीजेपी से ये करना चाहती हूँ कि आप जो कागजों में राजस्थान में आंकड़े गिना रहे हैं हमको, वो आंकड़े उन आंकड़ों को रात में क्या हो जाता है, वो मशीनें अपने आप चलना क्यों शुरू हो जाती हैं? मैं बस इतना सा पूछना चाहती हूँ। बाकी तो दृश्य पूरे देखे हैं आपने। केवल इतना सवाल है, बहुत ईमानदारी से, बहुत ही विनम्रता पूर्वक मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये आंकड़े दिन के उजाले में जो कागजों पर दर्ज हैं, रात को सारी सीमाएं क्यों तोड़ देते हैं ये आंकड़े? बस महज इतना सा सवाल। ठीक है, मैं हमारे साथ बीजेपी की तरफ से सूरज सोनी जी बने हुए हैं। तो सूरज जी, आपकी तरफ मैं रुख कर रहा हूं, क्योंकि राजस्थान में आपकी सरकार है और अरावली को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। आपने पिछले दिनों कई आंदोलन देखे होंगे कि अरावली से लोग कितने दिल से जुड़े हुए थे, कैसे अरावली को बचाने के लिए लोग सड़कों पे उतरे और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पे रोक भी लगाई। सब कुछ हुआ, लेकिन अरावली में अवैध खनन नहीं रुका। अरावली को अभी भी चीरना, तोड़ना, खोदना लगातार जारी है। तो क्या माने आपकी सरकार की यह विफलता है कि अब भी वहां अवैध खनन चल रहा है? दिन दहाड़े माफिया आते हैं, अरावली में खनन करते हैं और चले जाते हैं, सरकार, पुलिस सब खामोश। सूरज जी। रवि ठाकुर साहब, मैं आपका जो ध्यान है इस मुद्दे के ऊपर उठाना चाहूंगा कि ये जो आपकी संवाददाता है, बहुत बहादुर संवाददाता, उन्होंने स्ट्रिंग किया है, और ये स्ट्रिंग होने के बाद में ऐसा नहीं है कि जानकारी में नहीं आया, इन्होंने गृह मंत्री जी से बात की है और उसके बाद में हमने आज पता किया है। तो ग्रामीण जयपुर का जो एरिया लगता है, वहां की जो पुलिस है और ये जो खनन विभाग है, ये बिल्कुल इंस्पेक्शन मोड में, उसकी पूरी जांच की जा रही है कि रात के अंधेरे में कौन खनन कर रहा था, परिवहन कर रहा था, खनन कर रहा था, या फिर वो कोई लीगल कान से लेकर के महीने से जा रहे थे। एक चीज। दूसरा, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो आज लोगों पिछले दिनों जो अरावली का आंदोलन चला, उसमें हमने देखा कि ऐसे लोग आंदोलन के अंदर आगे, जिन्होंने अपने समय में रहते हुए खुद उस अवैध खनन को पनपाया, पल्लवित किया, पोषित किया। अभी मैं किसी पर आरोप लगाना नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी जब बात आती है तो आंकड़े तो बोलेंगे ही बोलेंगे। जब राजस्थान के अंदर 2008 से 13 की सरकार थी, उस समय के जो खनन मंत्री थे, उनके राज में क्या क्या हुआ, वो खुद कांग्रेस के जो दूसरे मंत्री थे उन्होंने आरोप लगाए, और लगता था चुनाव में आरोप लगाए कि किस तरीके से उन्होंने पहाड़ के पहाड़ गायब कर दिए। मैं उस बात में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज जो स्ट्रक्चर है, हाँ ये ठीक बात है, ये जो खनन माफिया है, बजरी माफिया है, ये मजबूत नेक्सस के रूप में पनप करके सामने आया है, और इसके अंदर नेता भी है, अधिकारी भी है, और भी तमाम माफिया है जो पर्यावरण को खत्म करना चाहते हैं और खत्म करने की कगार पे ले गए। लेकिन इसको पल्लवित करने का काम जिन लोगों ने किया है, वे भी कम गुनाहगार नहीं है, और गुनाहगार करने वाले वे लोग हैं। जब खुलेआम पिछले साल जो है, पिछले शासन के अंदर 16 जनवरी को बाबा विजयदास, महंत विजयदास, जो आसफों के महंत थे पशुपतिनाथ मंदिर के, आपने उस पूरी खबर को पूरे नेशनल मीडिया में देखा होगा कि महंत ने 548 दिन तक
आंदोलन किया, भूख हड़ताल की, और उसके बाद में उनको आत्मदाह करना पड़ा। उसके जिम्मेदार कौन थे उस समय? 2021 में जिनकी सरकार थी, वहां के मंत्री मिले हुए थे, सूरज जी, नेता मिले हुए थे, सोनी साहब, अधिकारी, सोनी साहब, ये जो सोनी साहब, सोनी साहब, सोनी साहब, आप सोनी साहब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, ठीक है, सुन लिया। आप 2021 की बात कर रहे हैं कि आत्मदाह हुआ, आंदोलन हुआ, ये तो हम भी कह रहे हैं ना कि आंदोलन हो रहा है, लेकिन अभी जो खनन हो रहा है वो किसकी जिम्मेदारी बनती है? राजस्थान सरकार की बनती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बनती है, माइनिंग डिपार्टमेंट की बनती है। क्या वो सो रहा है? और ऐसे माहौल में जब पिछले एक महीने में सिर्फ ना राजस्थान बल्कि देश के हर इलाके से, हर राज्य से, हर शहर से अरावली को बचाने की मांग उठी थी, क्योंकि अरावली सिर्फ राजस्थान का ही धरोहर नहीं है, पूरे देश की धरोहर है। जिम्मेदारी तो राजस्थान सरकार की बनती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रवि जी, लेकिन आप ये देखिए भजनलाल सरकार सो नहीं रही है। भजनलाल सरकार रात के मिनट टू मिनट सो नहीं रही है तो दिन दहाड़े कैसे खनन हो रहा है सोनी साहब? अगर सरकार नहीं सो रही है, अधिकारी नहीं सो रहा है, तो दिन दहाड़े वहां कैसे ट्रक टेम्पू जो है वो वहां से ले जा रहे हैं भर भर के पत्थर वहां से? 24 घंटे में परिणाम आ जाएगा। दूसरा मैं यह रखना चाहूंगा कि भजनलाल सरकार ने राजस्थान के इतिहास के अंदर अब तक का सबसे बड़ा जो महाअभियान है वो स्टार्ट किया है 2 अप्रैल से लेकर 25 से लेकर के और 31 जनवरी तक, और इसके अंदर रिकॉर्ड तोड़ हमने गिरफ्तारियां की है। आज राजस्थान के अंदर जो अभियान चला है उसके अंदर अवैध खनन के भंडारण के 450 मामले, परिवहन के 7,704 मामले, अवैध खनन के 759 मामले, और जो गिरफ्तार किए इन माफियाओं को, जो सख्त मिली, जिनको कांग्रेस सरकार के समय में बर्फी खिला रहे थे, रबड़ी खिला रहे थे, और वे शांत बैठे हुए आराम से इस दोहन कर रहे थे परावली का और बजरी का, ऐसे लोगों को 568 लोगों को गिरफ्तार किया है। 8,993 यूनिट जिसमें अंदर ट्रक है, डंपर है। मैं आपके आंकड़े आपके आंकड़े मान ले रहा हूं। 10 महीने का जो अभियान है वह आपके इस चैनल के अंदर बताना चाहता हूं कि रुकेगा नहीं है। राजस्थान के एक एक खनन माफिया को नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा, और इस धरती माता की गोद में जिन्होंने छेद किए उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। नहीं, मैं आपके सारे आंकड़े मान ले रहा हूं कि आपने ऐसी कार्रवाई की, लेकिन सरकार का, पुलिस का, प्रशासन का, माइनिंग डिपार्टमेंट का खौफ तो होता है ना कि हम वहां जाएंगे पकड़े जाएंगे। खौफ नहीं है। दिन दहाड़े लोग जा रहे हैं, ट्रक के ट्रक भर रहे हैं। पहले से ही इसको सुप्रीम कोर्ट में कि पहाड़ी छोटी होगी बड़ी होगी, इसको लेकर पूरी अरावली को खत्म कर दिया। मैं कह रहा हूं सरकार का इकबाल क्यों नहीं है अरावली में? 30 सेकंड मुझे दिए। इस पे ये जो है बिल से बिलबिला करके साफ बाहर निकल रहे, इसलिए हमले कर रहे हैं। और कांग्रेस शासन में चूंकि इनको आइसक्रीम खिलाई जा रही थी, ठीक है, इसलिए आराम से उस पहाड़ों का दोहन कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, यही तो खेल है, यही तो खेल है, यही तो खेल है राजनीतिक पार्टियों का। कांग्रेस ने ये किया, बीजेपी ने किया, राहुल यादव जी आप भी यही खेल खेलेंगे। आपने ये किया, हमने ये किया, सरकारें किसी की भी हो, लेकिन अरावली को बचाने का किसी ने सख्त कदम नहीं उठाए। अगर उठाए होते तो लोग सड़कों पे नहीं होते, अगर उठाए होते तो आज भी खनन वहां जारी नहीं होता इतने बड़े आंदोलन के बाद। देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि भजनलाल की सरकार वहां सो नहीं रही है। वहां ठीक बात है, वो रात में नहीं सो रही है, क्योंकि रात को इनको और दिन में सो रही है, इसलिए दिन में खनन हो रहा है। तो भाजपा के प्रवक्ता ने अभी कहा अपने वक्तव्य में कि सरकार जो है इंस्पेक्शन कर रही है, जांच कर रही है। अभी भी कार्रवाई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरा, शुक्र है कि ये कांग्रेस को कोस रहे थे। ये अभी थोड़ी देर में अगर देखेंगे तो आगे हो सकता है इसी डिबेट में ये भी कह दे कि नेहरू जी खनन कर रहे हैं, तो ये भी कह सकते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि पुलिस पर जो है हमले हो रहे हैं। ये देखिए, इसको कितनी बड़ी वाहवाही मानते हैं कि पुलिस पर हमले हो रहे हैं। इसका मतलब है आपकी सरकार का और पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है राज्य से। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए, दुनिया की जो सबसे पुरानी अरे भाई, बीच में मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैंने बीच में आपको इंटरप्ट नहीं किया। देखिए, दुनिया की जो सबसे पुरानी जीवित जो है पर्वत श्रृंखला है, जिसकी उम्र करीब 150 से 300 वर्ष मानी जाती है। लेकिन आज सच्चाई ये है कि पहाड़ को कागज पर इनकी सरकारों के द्वारा लगातार छोटा किया जा रहा है। इसी तरीके से मोदी जी की भी मंशा भी हमारे सामने आई थी। परिभाषा को बदलकर संरक्षण छीना जा रहा है इनकी तरफ से, और ये सब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हो रहा है। ये बहस जो है, ये विकास बनाम पर्यावरण की नहीं है, ये बहस है कानून बनाम कॉर्पोरेट हितों की। इनको कॉर्पोरेट के हितों को लेकर ये सारी चीजें करनी पड़ती है। अरावली कोई एक दो ऊंची पहाड़ियां नहीं है, ये एक लगातार फैली हुई भूवैज्ञानिक संरचना है, जिसमें ऊंची पहाड़ियां हो और छोटी पहाड़ियां हो, ढलान हो, पठारी क्षेत्र हो और निचले पहाड़ी जंगल हो, सब शामिल है।
लेकिन और देखिए जिस तरीके से इन्होंने जो इर्द गिर्द के राज्यों में आप दिल्ली एनसीआर के देखेंगे तो भाजपा की शासित सरकारें हैं, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, अभी तो दिल्ली हो, तो दिल्ली और एनसीआर में 35 से 40% जो भूजल रिचार्ज है वो उसमें है। ये थार रेगिस्तान की रेत को दिल्ली तक आने से रोकती है। ये धूल जो है तापमान और हवा की गुणवत्ता को संतुलित करती है। तो इनको अरावली की कोई किसी तरीके की फिक्र नहीं है। ये सिर्फ कांग्रेस पर आरोप मनेंगे। अभी देखिएगा अपने आगे के वक्तव्यों में अभी नेहरू जी को भी कहेंगे कि नेहरू जी खनन कर रहे हैं, नेहरू जी खनन माफिया है। तो ये भाजपा का चाल चरित्र चेहरा है इस तरीके का। अरावली का निचला हिस्सा ठीक है, देखिए ये बीजेपी नेहरू वेरू हम उसमें नहीं फंसेंगे, लेकिन मैं आपको, क्योंकि आप भी तो कह रहा हूं कि आप इन पे आरोप लगा रहे हैं, इन पे आरोप, बेशक इसमें जिम्मेदारी जो बनती है वो इस वक्त बीजेपी सरकार की बनती है, मुख्यमंत्री भजन लाल की बनती है। लेकिन अगर मैं यहां पे देखिए जो रिपोर्ट आई है, मैं उस रिपोर्ट का हवाला आपको दे दूं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI की रिपोर्ट आई थी, उसमें यह कहा गया था कि 10,000 पहाड़ियों का खनन हुआ है। 10,000 पहाड़ियां, आप सोचिए अरावली को कितना नुकसान पहुंचाया गया। तो ये 10,000 पहाड़ियों का खनन हुआ है, तो यह महज 2-3 सालों में नहीं हुआ है राहुल जी, ये आपकी सरकार थी तब भी चल रहा था। नहीं बिल्कुल ये अभी से नहीं हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि आप आते हैं तो इन पे आरोप लगाते हैं, ये आते हैं तो आप पे आरोप लगाते हैं। 10,000 पहाड़ियां खोद दी गई हैं अरावली में, अरावली को खत्म करने का पूरा प्लान चल रहा है। नहीं देखिए, हमने जो है लगातार इसको लेकर कठोर कार्रवाइयां करी, कठोर से कठोर कानून बनाए, और इस सरकार की जो मंशा है, अभी हाल में देखा होगा आपने, इन्होंने परिभाषा बदली। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के विशेषज्ञ पैनल की दी हुई परिभाषा को स्वीकार किया था। उस परिभाषा के अनुसार सिर्फ वही क्षेत्र अरावली माने जाएंगे जिनकी ऊंचाई 100 मीटर या उससे ज्यादा हो, या 500 मीटर के दायरे में समूह में हो। इसका सीधा मतलब यह है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई अरावली नहीं है इनकी मानसिकता से और इनके हिसाब से। अलग थलग छोटी पहाड़ियां भी अरावली नहीं है इनके हिसाब से। यानी कागज पर लगातार इनके द्वारा अरावली को छोटा किया जा रहा है। मैं इस बात से कतई नहीं भाग रहा कि हमारे समय में नहीं हुआ, कहीं कुछ होंगे, कुछ गड़बड़ियां रही होंगी, लेकिन हमने, मैं कहता रहा हूं पिछले कई सालों में हमने 10,000 पहाड़ियां राज बीजेपी का हो, राज कांग्रेस का हो, 10,000 गिनने में मतलब एक धरोहर है अरावली। नहीं धरोहर है। इस देश से पहले भी अरावली थी, तब भी अरावली को हम इस तरह से खोते जा रहे हैं, राजनीति में, पैसे के लालच में, कॉर्पोरेट के चंदे के चक्कर में, और कोई नहीं उठा रहा है। जब न्यूज इंडिया ये तस्वीरें दिखा रहा है तब भी सरकार की, प्रशासन की कोई नींद से नहीं जाग रहा है। राहुल जी देखिए, अभी आपने चंदे की बात करी, तो चंदे का तो अभी सामने आई थी चीजें कि चंदा जिस तरीके से एक तरफा भाजपा सरकार को मिल रहा है, तो इसमें तो भाजपा गिरती हुई नजर आ रही है। देखिएगा जिस तरीके से गाय काटने वालों से, खनन करने वालों से, अपराध की कंपनियों से पीएम केयर फंड में पैसा आया, तो ये सारी चीजें चंदा भी आप कह रहे हैं कि तो इसमें तो हमने अगर भ्रष्टाचार किए होते तो हमारे पास भी चंदे होते। हमारे पास चंदा नहीं है, देखिएगा। ठीक है, ये तो देखना है। लेकिन सवाल हमारा अभी बना हुआ है कि इन सब के बीच जब हमारी रिपोर्टर सपना शर्मा वहां पहुंचती हैं, सपना, क्योंकि हमने देखा आप पे कोशिश भी की गई, एक हमला हुआ, आपकी गाड़ी का नंबर जांचने की कोशिश की गई, क्या घटा था उस वक्त आपके साथ जब आप ये रिपोर्ट कवर कर रही थी सपना? देखिए, सबसे पहले तो मैं जिस इलाके में मैंने प्रवेश किया, क्योंकि आवंटित जो क्षेत्र है उससे 5 किलोमीटर पीछे के दायरे में ये सब हो रहा था, तो मैं वहां कवर करने गई तो पहले कोई व्यक्ति मुझे मिले जिनके चेहरे पर साफी टाइप कुछ लपेटा हुआ था, मुझे बस उनकी आंखें याद है। तो उन्होंने खोला फिर चेहरा और मुंह से मेरे को बोलते हैं कि ये आप कहाँ से आ रही हो? तो मैंने कहा मैं तो ऐसे ही थोड़ा भ्रमण करने निकली थी तो इधर आ गई हूँ। फिर उसके बाद चूंकि अब इनका क्या तंत्र इस मामले में, बीजेपी सरकार में केवल एक सरकार की बात नहीं करेंगे यहाँ पर हम, ये जो सरकारी तंत्र है ना, इतना सुव्यवस्थित ढंग से चलता है। एक आदमी, मजाल है कि आंख से कोई ईमानदार पत्रकार निकल जाए इनके, ये वहां से ऐसे कैप्चर करते हैं, इनकी आंखें तटस्थ उस व्यक्ति को देखती हैं कि गाड़ी रोको। और एक ही तरह का सवाल मेरा उस समय, मैं मतलब हम इंसान हैं, हमको डर लगता है, और मैं ये वाजिब सवाल दोनों प्रवक्ताओं से पूछना चाहती हूँ।
ये ऐसा नहीं है, अभी ये हवाला दे रहे थे ना कि हमारे अब हमारे टाइम पे नहीं होता था, नहीं। 1996 में, ये मेरे कितनी विडंबना की बात है, मुझे हंसी आ रही है ये बोलते हुए, ये मेरे जन्म के लगभग आसपास की बात है। आप सोचो, तीन पीढ़ियों का समय गुजर गया। 1996 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि केवल ऐसे वन को वन नहीं माना जाएगा जो वन है, बल्कि जिनका स्वभाव वन जैसा होगा उनको भी वन माना जाएगा। इनको वन संरक्षण के रूप में रखा गया। और हो क्या रहा है, आप उसको केवल पत्थर भी नहीं मान रहे। वन तो बहुत मतलब सॉफ्ट कॉर्नर हो गया, आप पत्थर भी नहीं मान रहे। आप ये भी नहीं मान रहे हैं कि, और अब विकास की बात हो रही है, मैं राज्य मंत्री से पूछती हूँ, राज्य गृह मंत्री से, तो मुझसे वो मेरे से उल्टा जवाब कहते, नहीं मैडम आप जो है मुझे तो बोलने दीजिए, आप एक ही बात को 4 बार दोहराएंगे। मैं कह रही हूँ जनाब मुझे आंसर चाहिए, मैं ये जानना चाहती, केवल ईमानदारी से मैं बार बार मैं कह रही हूँ, इस डिबेट को भाषाई डिबेट मत बनाइए आप लोग। आप लोगों की भाषा बहुत प्रगाढ़ है, बड़े बढ़िया शब्द आते हैं आपको। हमको केवल न्यूज इंडिया केवल इतना चाहता है राजस्थान से कि आप ये बताइए कि खनन एक शेर है राहत इंदौरी साहब का, रविकांत मुझे इस समय याद आ रहा है, मैं चाहती हूँ इन दोनों पार्टियों के प्रवक्ता के कानों तक ये जाए। कैसे हैं राहत इंदौरी साहब, चिरागों का घराना जल रहा है, हवा से दोस्ताना चल रहा है, नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। तो ये जो खनन का नाटक है ना, ये आजकल का नहीं है। ये मेरा जन्म राजस्थान के पूर्वी हिस्से में हुआ। वहां देखिए बजरी खनन, देखिए हत्याएं हो जाती हैं। इसलिए मुझे मालूम था, मैं बहुत सचेत ढंग से कवर करने गई, क्योंकि मैंने अपने जन्म से इन चीजों को बहुत नजदीकी से देखा है। तो आप ये हुलाना कृपया करके मतलब स्क्रीन पे ना दीजिए कि हमारे टाइम पे तो मियां नहीं होता था, इनके टाइम पे होता है। ये जरूर हो जाता है, ये वही सवाल हम उठा रहे हैं कि सिर्फ एक सरकार नहीं, जितनी भी सरकारें आई जिनकी जवाबदेही थी, जिम्मेदारी थी, सभी कहीं ना कहीं विफल हुए हैं। ठीक है, हमारे साथ प्रोफेसर वीडी त्रिपाठी भी बने हुए हैं। त्रिपाठी साहब, मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा क्योंकि आप रिनाउंड पर्यावरण वैज्ञानिक हैं। बहुत सारी इस देश में अनदेखा यूरोपियन कंट्रीज में पर्यावरण को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर बड़े आंदोलन चलते हैं और सख्त कदम सरकारें भी उठाती हैं। अरावली का पहली बार मुद्दा उठा इस देश में, लगा कि कोई पर्यावरण को लेकर वाकई में गंभीर है, लेकिन जैसे ये मामला ठंडा हुआ फिर से खनन शुरू। रवि जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बुलाया, तो मैं अपने सभी मित्रों से और आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों को मैं बताना चाह रहा था कि ये जो अरावली खनन का मुद्दा है, यह जाति धर्म राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये जीवन मरण का प्रश्न है और इसे हम सभी लोगों को समझना पड़ेगा। दिल्ली से लेकर हरियाणा होते हुए और राजस्थान से गुजरात तक जो अरावली की श्रेणी फैली हुई है, करीब करीब 700 किलोमीटर है। यह जो है तमाम लोगों को के जीवन को बचाती है। जिस तरह से खनन हो रहा है अरावली का, उस तरह से हम लोगों को एज ए पर्यावरण वैज्ञानिक डर लग रहा है कि आगामी आने वाले दिनों में जो वहां की बायोडाइवर्सिटी समाप्त हो रही है, पौधे खत्म हो रहे हैं, जीव जंतु खत्म हो रहे हैं और उसका फिजिकल स्ट्रक्चर खत्म हो रहा है, तो जो राजस्थान की धूल है, रेत है, वह रेत दिल्ली और हरियाणा तक उड़ करके जाएगी। ऐसी स्थिति में यदि हमें जन जीवन को बचाना है, अपने जीवन को बचाना है, यहां हमें कोई राजनीति नहीं करनी है, हमें सब लोगों को एक साथ जुट करके अरावली के खनन को रोकना है। क्योंकि अरावली का जो खनन है कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन आम आदमी के लिए, जिसके लिए जीवन मरण का प्रश्न है, मैं बताऊं आपसे कि पौधे लगातार कम होते जा रहे हैं। ऑक्सीजन की मात्रा, जिसको हम प्राणवायु कह रहे हैं, वहां मेजरमेंट किया गया था, उस इलाके में कम हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ह्यूमिडिटी कम हो रही है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम अपने सभी मित्रों से ये अनुरोध करना चाहेंगे और सपना जी को खास करके मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जान पर खेल करके इस तरह की स्टिंग ऑपरेशन करके और सभी लोगों को ये दिखाया कि
नियम कागज पर भले बंद हो गया हो खनन, लेकिन अभी खनन बंद नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में मैं राजस्थान सरकार से मैं विशेष रूप से अनुरोध करना चाहूंगा कि वहां यदि जन जीवन को बचाना है, हवा को ठीक रखना है, ऑक्सीजन की मात्रा बचानी है और वहां जल पीने के लिए उपलब्ध कराना है, तो अरावली के खनन को अविलंब हमें रोकना पड़ेगा। यदि हम नहीं रोकते हैं तो ये तो जरूर लगता है हम यहाँ सभी सरकार, सभी पार्टियों से, क्योंकि मैं बताऊं कि 1972 से जब मैंने गंगा जल प्रदूषण पर पहले काम करना शुरू किया तो उस समय मुझे खुशी है कि सारी राजनीतिक पार्टियां, सभी धर्म के, सभी जाति के लोगों ने आकर एकजुट होकर के गंगा को बचाने का काम किया था। आज हमें मौका मिला है, तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूं, सोनी जी से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि अपने सारे लोगों को समझाएं और इस खनन को रोकना पड़ेगा। यदि हमने खनन को नहीं रोका तो आगे आने वाले दिनों में हमें आपको छोड़ दीजिए, हो सकता है कि हम और आप न रहें, लेकिन जब आपके भविष्य में जो बच्चे आएंगे उनका जीवन दुर्भर हो जाएगा उस इलाके में। बिल्कुल, आने वाली पीढ़ियां अनुरोध है कि आप खनन पर तत्काल, आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगी, आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगी कि आपने हमें किस तरह की हवा दी, निश्चित आपने हमें किस तरह का पर्यावरण दिया। आप सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए वहां पे खनन करते गए, पहाड़ों का, जंगलों का। हम यहाँ नोएडा में बैठे हैं, लेकिन अरावली की पहाड़ी से सीधा सीधा कनेक्शन हमारा भी है। राजनीति नहीं काम आएगी, हम पे भी उसका असर होता है, ऑक्सीजन के अभाव में मरेगा। हमारे साथ प्रियंका राणा जी भी जुड़ी हुई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। प्रियंका जी, सरकार दावे तो करती है, नियम भी बनते हैं इस देश में, हर चीज पे नियम बने हैं, कानून बने हैं, लेकिन कैसे तोड़ना है, दिन में तोड़ना है, रात में तोड़ना है, यहां तो पूरा का पूरा पर्वत ही खत्म कर दिया जा रहा है। देश की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली नहीं, अभी भी अवैध खनन नहीं रुक रहा है। आप किस नजरिए से देख रही हैं जो तस्वीरें आपने देखी? दिन दहाड़े लोग ट्रक, टेम्पू सब भर के ले जा रहे हैं। जी रवि जी, और देखिए रात के अंधेरे में जिस तरह से मशीनें चल रही हैं, तो ये कहना कि राजनीति छोड़ दीजिए, राजनीति ना कीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो राजनीतिक लोग हैं उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो। छोटी मछलियों को फंसा दिया जाता है, छोटे मोटे लोगों को पकड़ लिया जाता है, लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं जिनका संरक्षण ये प्राप्त करे रखते हैं उनको कभी टच नहीं किया जाता। और इंसान एक ऐसा जीव है जो सबसे ज्यादा लालची है। मैं तो ये कहूंगी कि जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। ग्रीन लंग बोला जाता है अरावली को, दिल्ली एनसीआर का। आप सोचिए, नदियां प्रदूषित हो रही हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, जोशीमठ का हाल देख लीजिए, डेवलपमेंट के नाम पे कैसे पहाड़ दरक रहे हैं, और उसके ऊपर भी अभी भी राजनीति, पैसा, कुर्सी और इन सब के चक्कर में किस तरह से धोखाधड़ी होती है, करप्शन होता है, किस तरह से खनन चल रहा है। और खनन ये नहीं है कि एक पार्टी, अभी आपने बिल्कुल सही कहा कि एक पार्टी आई, दूसरी चेहरे बदलते हैं, लेकिन काम वही रहता है। काम वही रहेगा ना, क्योंकि सबको पैसा कमाना है, कुर्सी बचानी है, और कुर्सी इलेक्शन में इतना पैसा खर्च होता है तो वो पैसा कहाँ से आएगा? इसी तरह से तो आएगा ना। लोगों की जान चली जाए कोई फर्क नहीं है, आगे आने वाली पीढ़ियों के ऊपर क्या है। जेन-ज़ी का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है? खनन चल रहा है आपकी आंखों के नीचे। अभी की जो सरकारें हैं, अभी जो प्रवक्ता हैं, वो बोल रहे थे कि हमारे में तो हमने इतने लोग पकड़ लिए, हमने, अरे कितने भी पकड़ लिए हो, लेकिन आज भी चल रहा है, ये सच्चाई है। और कब तक चलेगा? कितने साल तक लोगों ने आप पर विश्वास करके जो आपको वोट दिए हैं और आपको कुर्सी पर बिठाया, वो इसीलिए बिठाया ना कि आप लोगों का संरक्षण करें, उनकी जो ये पहाड़ हैं, जंगल हैं, इनको आप बचाने का काम करें, उनकी जानों की सुरक्षा करें। लेकिन हो क्या रहा है? वही खनन चल रहा है। आप लोग पिछली पार्टियों पे आरोप लगाते हैं, पिछली पार्टी ये कहती है कि आगे आने वाली जो पार्टियां हैं ये क्या काम कर रही हैं। उसमें सिर्फ इंसान पिस रहा है, जहां सांस लेना दुभर हो रहा है। AQI जो है वो खतरे के निशान से ऊपर है। आप सोचिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो मर रहे हैं, जो लंग्स की बीमारियों से प्रताड़ित हैं, और न जाने कैसी कैसी बीमारियां होती है। आगे वाले पीढ़ी तो छोड़ दीजिए, हम भी भुगत रहे हैं, लेकिन आप लोग नहीं जागेंगे, क्योंकि आप लोगों को तो वही राजनीतिकरण करना है, वही सब संरक्षण देना है ऐसे अपराधियों को। क्यों ऐसे अपराधी जो हैं जब पकड़े जाते हैं तो उनसे, उनके सरगना का नाम नहीं पूछा जाता? क्यों उन पर जबरदस्त एक्शन नहीं होता? क्यों नहीं थरथराते वो लोग?
जो इस तरह के काम करते हैं, क्यों रात के अंधेरे में मशीनें चलती रहती हैं और कहते हैं कि इस पर काम चल रहा है? पुलिस प्रशासन, क्यों नहीं आप सब लोग सस्पेंड कर देते उन लोगों को जिनकी नाक के नीचे ये सब काम हो रहे हैं? लेकिन नहीं, जब तक बड़े आंदोलन नहीं होते हैं। मैं तो साधुवाद देती हूँ आपके चैनल को और सपना जी जैसी बहादुर लड़की को, जो वहां जाकर के जान का खतरा उठा करके इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। नहीं तो आप सोचिए कि आज के समय में अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो रातों रात ना रिपोर्टर रहता है, ना चैनल के ऊपर भी आंच आ जाती है। तो इस तरह की चीजें अगर कोई चैनल कर रहा है तो यही है ना कि ठीक है, मीडिया हो गया, न्यूज इंडिया अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, सपना वहां अपनी जान खतरे में डालकर वहां माफियाओं के बीच, खनन माफियाओं के बीच रिपोर्टिंग कर रही है। लेकिन पहली जिम्मेदारी सूरज जी सरकार पे बनती है। आपको यह दिखाना होगा कि आपने कार्रवाई की, इतने लोगों को पकड़ा, वहां लोग दाखिल होने से पहले अरावली के पर्वतों में, उस पर्वतमाला में चढ़ने से पहले डर रहे हैं, खौफ कर रहे हैं। जब तक खौफ नहीं होगा, खनन चलता रहेगा, तब तक हम इस पर्वत को, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला को कैसे बचाएंगे सूरज जी? देखिए, निश्चित तौर पे पर्वतमाला सबसे पुरानी है, विश्व की सबसे पुरानी है, और ये न सिर्फ एक पहाड़ है बल्कि हमारी जीवन सभ्यता है। हमारा जो पूरा जीव जंतुओं का जो हमारा आधार है, हमारा सजीवन का अस्तित्व है, वो स्ट्रक्चर पूरा इस पे टिका हुआ है। और आप ये देखिए कि हम तो ये जो जितने भी आज ये लिविंग इसको स्ट्रक्चर मानते हैं, उसका कारण ही यही है कि हमने इसको जिया है। और हमारी तो पार्टी, हम तो वंदे भारत बोलने वाले, वंदे मातरम कहने वाले लोग, हम धरती में भी कण कण को पूछते हैं, ढूंढते हैं। लेकिन बात ये जो की जा रही है जिम्मेदारी की, निश्चित तौर पर सरकारों की जिम्मेदारी होती है, मेरी भी सरकार है, हमारी भी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके लिए समाज को भी आगे आना होगा। आज देखिए कि पूरा जो अभियान समाज आ तो रहा है सूरज जी, सूरज जी समाज आ तो रहा है, मीडिया भी समाज का ही हिस्सा है, हम रिपोर्ट तो दिखा रहे हैं ना। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं, कार्रवाई करना, रोकना, वहां पहरा देना, सुरक्षा करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। संसद में कानून कौन बनाता है? आप लोग बनाते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी आप लोग ही कराएंगे। काम करें, देखें। और मैं इसी मंच के माध्यम से आज के इस चैनल को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कल आप किसी भी संवाददाता को मेरे साथ भेजिए, सेवापुरा का वो जो गांव है, वहाँ दौलतपुरा थाना लगता है, हमने सारे वहां कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। और कल हम जाकर के दिखाएंगे कि वो भी बंद है, और आसपास के 25 किलोमीटर के अंदर मैंने खुद इसमें काम किया है, और मैं एक एक पहाड़ियों को भी जानता हूं वहां की। तो वहां जाकर के जितने भी ऐसे माफिया मिलेंगे उन पर तुरंत कार्रवाई होगी। आप देखेंगे कि ये जो है कार्रवाई केवल बोलने के लिए नहीं है, ये जो हाथी के दांत दिखाने के लिए। सूरज जी ठीक है सूरज जी, आप ये कह रहे हैं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, ये जो न्यूज इंडिया पे तस्वीरें चल रही हैं, ये गाड़ियों के नंबर नोट कर लीजिए, इन चेहरों को आप देख लीजिए, और कल तक ये लोग हिरासत में होने चाहिए। अगर हिरासत में होंगे तो हम मान जाएंगे कि सरकार जो है इस मामले में वाकई में गंभीर है। एक भी गाड़ी नहीं मिलेगी आपको, और सब जगह कार्रवाई, न सिर्फ ये नंबर सब चल रहे हैं, अगर हुआ तो हम मान जाएंगे। बिहार से लेकर के और मंगलियाबाद के जितने भी गांव पड़ते हैं, सबके अंदर जितने भी अनलीगल माइनिंग रात के अंधेरे में किए लोगों ने, उन पे सब पे कार्रवाई एक साथ स्टार्ट हो चुकी है। कार्रवाई तभी हम मानेंगे जब कोई गिरफ्तारी होगी। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमारी रिपोर्टर एक एक मंत्री, एक एक विधायक के पास जा रही है, तो कह रहे हैं पहले ये लिखिए, कोई कह रहा है हमें लिख के दीजिए, कोई कह रहा है हमें ऐसा दीजिए। अरे लिख के देंगे, वहां प्रशासन को पहले से पता होना चाहिए था, जो फॉरेस्ट अधिकारी हैं, जो पुलिस हैं, उनको पता होना चाहिए था ऐसे अवैध माइनिंग हुई है। इसी के साथ लोगों को यह अनुरोध भी किया जाना चाहिए, इसी के साथ लोगों से मैं स्वयं अनुरोध कर रहा हूं कि अरावली को यदि बचाना है तो एयर कंडीशन कमरों से निकल करके उस पर्यावरण में हमें जाना पड़ेगा, और तब हम देखेंगे कि कितने लोगों को सिलिकोसिस हो गया है, कितने लोगों को फेफड़े की बीमारी हो गई है, कितने लोग मरणासन है वहां पर। जब तक हम वहां जाएंगे नहीं, तब तक हम टीवी डिबेट से अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा व्यक्तिगत अनुरोध है आप सभी लोगों से कि ऐसी व्यवस्था करें कि वहां जाके स्वयं देखें स्थल पर कि क्या हो रहा है, और जब देखेंगे, महसूस करेंगे, तब आपको महसूस होगा, तकलीफ होगी कि पूरा का पूरा पर्यावरण खराब हो रहा है वहां का, और तब जाकर के आप काम करेंगे उसके लिए। नहीं, लेकिन ये तो सवाल सभी से है। अगर राहुल जी आपसे ही सवाल करूं, आप भी जाते होंगे दूसरे देशों में, या आपने तस्वीरें देखी होंगी, वहां की नदियां देखिए कितनी साफ हैं, वहां के जंगल देखिए कितने हरे भरे हैं। इस देश की सरकारें, चाहे वो किसी की भी सरकारें हों,
अभी तक क्या हमारे देश की सरकारों को वो जागरूकता नहीं आई कि हम अपने पहाड़ों को लेकर, जंगलों को लेकर, नदियों को लेकर जागरूक हों? ये भी हमारे देश के मुद्दे हों। कोई जाति में फंसा हुआ है, कोई धर्म में हमें उलझा रहा है, लेकिन जो असली प्रकृति मां है, जिससे हम सब हैं, जिसका सीधा कनेक्शन हम सबसे है, उसके लिए कोई सरकार आगे आकर कोई कदम नहीं उठा रही है। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जहां ये अरावली श्रृंखला है वहां पर अधिकांश राज्य जो है भाजपा शासित राज्य है। आज हमें वस्तु स्थिति को लेकर बात करनी होगी। आपकी जो बहादुर रिपोर्टर है, उन्होंने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, उनकी भी देखिए बेचारी की मजबूरी है कि उनको भाजपा का मालूम होते हुए, जानकारी होते हुए कि इन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं और जहां रिपोर्टिंग की है वहां भी भाजपा की सरकार है। उनकी मजबूरी है कि उनको साथ में कांग्रेस को भी कोसना पड़ रहा है। इसलिए उनका मन का जो डर है वो बता रहा है कि भाजपा की सरकार के प्रति उनका कितना डर है। वो अकेले भाजपा को नहीं कह पा रही है, वो साथ में कांग्रेस को कह रही है। ये निश्चित रूप से मैं इस बात से कतई नहीं भाग रहा और कतई इससे दूर नहीं जा रहा। अरे भाई रुक जाइए, अरे भाई रुक जाइए। आपके पास देखिए, आप वंदे है ना, अरे भाई आप वंदे मातरम की पार्टी है ना, आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। आप वंदे मातरम की पार्टी है ना। 6 महीने तक बैठने वाले एक संत को आत्मदाह करना पड़ गया पुलिस की मौजूदगी के अंदर, और सरकार ने कार्रवाई तक नहीं की। हमारी सरकार में जितने हम हमलों की बात कर रहे थे, हमले केवल इसलिए कर रहे थे वो कि पुलिस रोकने का काम करती है, फॉरेस्ट उनको तलाशने का काम करती है, और वन विभाग की जो टीम है एक एक को निकाल के बाहर ला रही है। हमने कार्रवाई की है सर, ऐसे नहीं कि किसी मेहनत को जिंदा जलना पड़ गया हो, किसी एक्टिविस्ट को कुचल के मार दिया गया और वो हत्यारे पकड़ में भी नहीं आए हो। हमारे यहाँ पे कार्रवाई करने वाला ये तो सपना जी गई है, हमने 24 घंटे में कार्रवाई कर दी। वहां क्या बात कर रहे हैं? देखिए रवि जी इस बुलेट ट्रेन को रोकिए। आप इस बुलेट ट्रेन को रोकिए, देश में तो चली नहीं। ये टीवी पे आके बुलेट की रफ्तार से चलते हैं, दूसरे की बात नहीं सुनते, ना इनके पास कोई तथ्य होते हैं ना कोई तर्क होते हैं। सूरज जी इनको बोलने दीजिए। बोलेगा हमारे आंकड़े छोड़ दीजिए। आप जयपुर राजधानी है, वहाँ कलेक्ट्री पे लगा हुआ जो मीटर है, वहाँ पे PM 2.5 का लेवल देखिए, PM 10 का लेवल देखिए। जयपुर के पास ही घटना हुई है सूरज जी। ये घटना जयपुर से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पे ही हुई है। काम कर रही है। ठीक है, यही तो सवाल है ना कि इस देश के जंगलों, इस देश की नदियों, इस देश के पर्वतों को बचाने के लिए क्या वाकई में हमारे देश के लोगों का मानसिक स्थिति उस तरह से आई है? क्या हमारी देश की सरकारें वाकई में, उनकी नीतियां इसको लेकर काफी गंभीर भी हैं, या सिर्फ दावे, कानून, नियम, इसी में हम उलझे रहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। हमारी संवाददाता, क्योंकि सपना शर्मा ने ये पूरी रिपोर्ट एक्सक्लूसिव बड़ी बहादुरी से वहां पे दिखाई थी, खतरनाक स्थिति में वहां पे जाकर, लेकिन उन्होंने बातचीत की। देखिए किस तरह से अलग अलग लोगों से बातचीत की इस मुद्दे पर, क्या रिएक्शन सुनने को मिले। खनन माफिया जो वहां पे खनन कर रहा था, हमारी रिपोर्टर ने उनसे बातचीत की। क्या कुछ इस ऑडियो में आया, सुनिए। क्या हाल है सेठ जी? क्या पोजीशन है? क्या पोजीशन है? पत्थर वत्थर निकल रहा है कि बंद हो गया बिल्कुल ही आपके? पत्थर तो नहीं, जैसे लीज वाला ही आ रहा है या क्या वो अवैध भी? अवैध ही आ रहे हो, बताओ ना। अच्छा, तो वहाँ चालू कर ले काम फिर। कहाँ पे? अपने पुष्कर ही आ रहा है कोई काम? भाई साहब, क्या रेट पड़ेगी डंपर की? पुष्कर कहाँ पाएगा भाई साहब? पुष्कर तिलोरा और उधर मान लो, देखते हैं। अभी वहाँ तो बंद कर रखा है ना, हमारे इधर तो बजरी सब बंद कर रखा। किधर कर रखे हैं? बजरी आ कहाँ रही है वहाँ पे? आप जो भी होगा सब आ रही है ना, कहाँ से वो भी चालू है। अगर हम ये करें तो वाले एम सैंड नहीं है क्या? एम सैंड ही मंगा रहे हैं यार। एम सैंड प्लास्टर में थोड़ी ना काम आती है। नहीं तो चुनाई तो काम में ले लेना भाई साहब। नहीं, वो तो हो गया काम, अब तो प्लास्टर का ही बचा अपना 90%। तो मैं आपके डायरेक्ट वहीं पे खाली करा देंगे एक गाड़ी बजरी की। आप अजमेर आओगे क्या? अजमेर में तो नहीं आया, कल आऊंगा। बताओ कल आओगे तो मैं कैंपुल दिखाऊंगा भाई साहब। एक नंबर बजरी आ रही जाजपुर से, कोटड़ी जाजपुर से। क्या रेट में आ रही है? वो 1000 रुपए टन आ रही है। ठीक है। बाकी ये जो ला रहे हैं 6 चक्का वाले, ये 10 चक्का वाले, वो तो वहाँ तो लीज हो गई ना, तो वहाँ तो रवाना वाली आ रही होगी, जाजपुर वाली। तो बजरी वहाँ से रवाना वाली आ रही है, एक नंबर में आ रही है बजरी। और यहाँ पे बजरी सही नहीं है, ये क्या मिला मिलू के लेकर आके भटकते हैं।
नहीं तो यहाँ तो हमारे इधर तो चौकी बिठा दी ना यार, वहाँ पे बाटी घाटे में। तो अपना उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना भाई साहब। जैसे चौकी वोकी की तो वो तो छोटे बच्चा आ के खाली हो जाएगी, करा देंगे वो तो बजरी। चलो ठीक है भाई साहब। और पुलिस का कोई थोड़ी ना इसमें लफड़ा माइनिंग वालों का वो यार वहाँ किसी का नहीं है लफड़ा हमारे तो किसी का भी लफड़ा ना, तो माइनिंग का लफड़ा है ना पुलिस का लफड़ा था। ये भी अभियान लगा था ना ओनली ये 10 दिन में 15 दिन का। नहीं बोबानी इसलिए थोड़ा पत्थर मंगवा रहे थे, वो भी नहीं आ रहा वहाँ से। बोबानी वाला तो बंदी हो गया वैसे आप सब पाई बंद हो गया क्या? हाँ, बाकी नायडे में चल रहा है क्योंकि सिस्टम से चल रहे हैं ना। और फिर क्या है, बुबाने वाले क्या देवा लेवा करते प्रशासन के साथ। अच्छा, पत्थर फेंकते हैं, मगर प्रशासन मना कर देता है। जैसे हमें मना करा था अभी कि भाई 10 दिन चलना ही नहीं है, तो हमने एक भी चक्कर नहीं उठाया था 10 दिन तक। फिर प्रशासन ने खुद ने कॉल करके बोल दिया भाई चलो। अपनी बंदी कितनी की जाती है तो? 3 लाख रुपए समथिंग जाती है माइनिंग और पुलिस दोनों को? हाँ, दोनों को। वेरी गुड। चलो मैं बताता हूँ फिर आप। तो न्यूज़ इंडिया की कोशिश यही थी, हमने अपना फर्ज निभाया, सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की कि अभी भी वहां पे अवैध खनन चल रहा है। अब जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि बहस से कुछ नहीं होगा, तर्कों से कुछ नहीं होगा, यहां पे सख्त कार्रवाई की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।